Hi everyone, welcome back to my YouTube channel मनीषा गुप्ता ACCA। आज के इस वीडियो में मैं एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ प्रिंटर यूनिवर्स कंपनी। अगर आप F5 के स्टूडेंट हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ये रिसेंटली नया क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 के एग्जामिनर रिपोर्ट से मैंने लिया है एंड इस पे कोई वीडियो भी नहीं बना हुआ था, सो आई थॉट टू मेक ए वीडियो ऑन दिस। एंड वंस अगेन guys, after long time I am making the long video on my YouTube channel because the things was not going well during that period, so time भी नहीं मिल पा रहा था मुझे long video shoot करने का। मैंने short video में tips वगैरह share करे थी। Now I am trying to publish the video, especially long one, on regular basis, so stay tuned with my channel for more video like this। और आपका कोई भी queries and doubt भी है, let me know in the comment box। मैं try करूंगी जल्द से जल्द solve करने का, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम योर ACCA गाइडर, स्पेशली मैं PM स्टूडेंट को गाइड करती हूँ। इनफैक्ट बाकी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, लेट मी नो। माई नेम इज मनीषा गुप्ता, एज मेरा चैनल भी आप देख सकते हो। मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ एंड मैंने ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लियर किया था। ऑन एन एवरेज अगर मार्क्स की बात करूँ, आई स्कोर्ड 80 and 85 प्लस ऑन एन एवरेज। हाईएस्ट मार्क वाज 92 और वर्ल्ड रैंक 6 रह चुकी हूँ ATX में एंड नेशन वाइड पोजिशन इन द अदर सब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंटर यूनिवर्स कंपनी। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आप खुद F5 के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द today video. Printer Universe company. Printer Universe company is launching a new printer called Zone. It has invested $300,000 for the development and launch of Zone. The expected demand is 500 units in the current year at a selling price of 500 per unit. The target profit is higher of 25% markup profit markup and 20% of the investment per unit. Until the last sentence मैं सोच रही थी ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये तो टारगेट प्रॉफिट को भी इसमें इंक्लूड किया है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लेट मी नो कि आपका चैलेंजिंग पार्ट क्या था, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया और ये वीडियो देखने के बाद वो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। और एक और चीज़, आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखें। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इस टॉपिक में कैसे मिस्टेक करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मैं वो चीज़ भी गाइड करने वाली हूँ। जो वो आपको एकदम हेल्पफुल होगा टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स, है ना। स्पेशली अगर लाइक सेक्शन C में इस सब पार्ट को इंक्लूड किया है तो, है ना। या फिर सेक्शन B में भी आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो और इन सेक्शन A एज वेल। तो जैसे कि यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट का पार्ट इन्होंने इंक्लूड किया और यहाँ पे टर्म क्या यूज किया, मार्कअप। स्टूडेंट टारगेट कॉस्टिंग में मतलब कॉमनली मिस्टेक की बात करूँ, दे यूजुअली गेट कंफ्यूज इन द मार्जिन एंड द मार्कअप, ठीक है। ये दो चीज हालांकि प्रॉफिट मार्जिन ही है बट कैलकुलेशन इसका डिफरेंट, मतलब एक कॉस्ट पे कैलकुलेशन होता है, दूसरा सेलिंग प्राइस पे, एंड वो चीज क्लियर नहीं है। ये टर्म्स में क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी होना पड़ा आपको, बिकॉज टारगेट कॉस्टिंग में दे कैन आस्क यू द मार्कअप और मार्जिन, वो कैलकुलेशन भी आपको आना पड़ा। दूसरा चीज यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट मार्जिन क्या बोल रहा है, हायर ऑफ 2 थिंग्स, है ना। एक तो क्लियर हो गया, चलो मार्कअप वाला तो कर लेंगे एक पल के लिए। नेक्स्ट वन भी कंफ्यूजन होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन रिलेट टू द जोन प्रिंटर, जहाँ पे हमको क्या क्या रिसोर्सेस यूज हुआ है यूनिट बनाने के लिए और कितने कितने अमाउंट में, उसका कॉस्ट क्या है, सारे का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। असली ट्विस्ट यहाँ नोट्स में आती हैं। नोट्स में क्या बोल रहा है, जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक रिक्वायर्ड फॉर द ईच जोन, मतलब एक यूनिट के लिए जो हमारा प्लास्टिक यूज हो रहा है, इज बिफोर अलाउिंग फॉर द नॉर्मल लॉस ऑफ 20% ऑन द प्लास्टिक यूज। मतलब ये जो 2 kg है ये फाइनल प्रोडक्ट को चाहिए, ठीक है। और इसमें ये जो लॉस हो रहा है 20% वो कंसिडर नहीं किया है। अगर हम लोग 2 kg रखेंगे एक यूनिट बनाने के लिए, उसमें 0.2% लॉस में जाएगा,
20% लॉस में जाएगा. सो इफ फाइनल प्रोडक्ट 2 kg यूज कर रहा है तो हमको लॉस को भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स हमको 2 kg से ज्यादा रखना है. कितना ज्यादा? 20%. तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे अगर फाइनल प्रोडक्ट 2 kg यूज हो रहा है और हमको पता है कि 20% लॉस होगा, ये F2 का क्वेश्चन है, हालांकि तभी मैं क्लियर कर देती हूँ. 2 kg फाइनल प्रोडक्ट यूज कर रहा है और यहाँ पे 20% लॉस होने वाला है. दैट मीन्स 2 kg इज ओनली 80%. 2 kg इज ओनली 80%. सो दैट मीन्स हमको 2.5 kg रखना पड़ेगा एक यूनिट को लेने के लिए. एक यूनिट ऑफ व्हाट? प्रिंटर जोन. ये नया प्रिंटर जो नाम है इसका, जोन, वो लेने के लिए. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 2.5 में आपका 20% लॉस में जाएगा. सो 20% लॉस में जाने के बाद कितना अमाउंट बचेगा? सॉरी इट्स माय मिस्टेक. 2.5 है ना हमारा जो फाइनल, अगर रखेंगे तो 20% लॉस में जाएगा. सो 80% फाइनल आउटपुट में जाएगा. सो 80% करने पे तो हमारा कितना आएगा? 2 kg आएगा. सो विच इज यूज बाय द आवर फिनिश गुड प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज द कार्ट्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि इन्होंने एक नया कार्ट्रिज भी डेवलप कर रहे हैं. नेम इज Z1 विच विल बी कंपैटिबल विद द जोन प्रिंटर. इसके साथ कंपैटिबल है. PU कंपनी विश टू मेक ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%. सी, यहाँ पे मार्जिन की बात कर रहे हैं. ऊपर क्या बात किया था? मार्कअप. एंड दोनों डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करते वक्त. एंड आई एम प्रिटी मच श्योर आप आज ये वीडियो देखने के बाद आप मार्कअप और मार्जिन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे. Which has a selling price of 110 per cartridge. PU company is known for the durability of its printer cartridge and wants to ensure that one is also long lasting. Okay, so long lasting के point of view से वो ensure कर रहे हैं ये cartridge यूज होगा. and इसका cost details and कितना कितना amount यूज हुआ है मटेरियल, उसके बारे में information दिया. ठीक है. Now, after sales services, following a feedback from the customer, PU company is planning to start a dedicated department to provide after sales service to its customer. It's planned to use target costing for the setting of this department. See, whole question पढ़ने के बाद मुझे क्या लगा, ये target costing से ही question पूछा गया है. and मतलब देखा जाए तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का है, बट नहीं, टारगेट कॉस्टिंग का बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों रिलेटेड में भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा लग रहा है. सो लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन एंड लेट्स सी आपका डिफिकल्ट पार्ट क्या था एंड वो आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, वो भी हम लोग इंश्योर करेंगे. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following types of control is target costing an example of? सी, मैंने क्लास में भी स्टूडेंट को ये बात बोला था, जैसे कि हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग हो या फिर ABC, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर उसका कॉस्ट क्या आया वो डिसाइड करें, वो कॉस्ट पे फिर हम लोग मार्कअप मार्जिन रख के सेलिंग प्राइस डिसाइड करें. देन वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रही है. अब कस्टमर पे होता है वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा भी नहीं या फिर उसको पसंद आता है भी नहीं, वहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा कि भी नहीं, उसमें जो फीचर है कस्टमर को चाहिए कि नहीं, वो चीज़ बाद में कंसिडर होगा जब प्रोडक्ट बनने के बाद. बट टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच रहे हो, देन आप डिसाइड कर रहे हो उस काइंड ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर मार्केट में है कि नहीं या फिर कोई उसका सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में बिक रहा है, वो डिसाइड कर रहे हो. सो सेलिंग प्राइस डिसाइड होने के बाद हमको कितने मार्कअप या मार्जिन चाहिए, कंपनी को कितने मार्कअप और मार्जिन खानी है, वो डिसाइड करना है. देन वो चीज़ उस सेलिंग प्राइस से ये डिजायर सेलिंग मार्केट सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे हमारा प्रॉफिट जो कंपनी को चाहिए, वो डिडक्ट करने के बाद तब टारगेट कॉस्ट आती है. एंड कंपनी उतना कॉस्ट में उसको प्रोडक्ट बनाना है कंपनी को. सो पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, मतलब उस एक्शन होने से पहले ही सब चीज ठीक कर रहे हैं, है ना. अब यहाँ पे मान लो कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा भी आया, उस केस में कॉस्ट गैप आता है, या फिर हमारा जो एस्टिमेट कॉस्ट ही ज़्यादा आ रहा है सपोज ये चीज़, तो उसमें कॉस्ट गैप आएगा. कॉस्ट गैप आने के बाद हम लोग एक्शन लेते हैं उसको रिड्यूस करने का, लाइक मटेरियल को सब्स्टिट्यूट कुछ और से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, या फिर कोई मतलब हम लोग ने बहुत सारी देखा था लाइक स्टेप्स जिससे हम लोग कॉस्ट गैप को रिड्यूस कर सकते हैं. सो मैं जस्ट क्या बोलना चाह रही हूँ, ये सब चीज़ हम लोग पहले डिसाइड करें, प्रोडक्ट बनने से पहले एक्शन ले रहे हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले सेलिंग प्राइस को डिसाइड करें, कस्टमर के पास प्रोडक्ट
पहुंचने से पहले, ठीक है। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। बाकी का 3 ऑप्शन देखोगे ये फीडबैक कंट्रोल। जैसे पॉजिटिव फीडबैक की बात करें, जैसे कि हम लोग ने प्लान किया 100 यूनिट बनाएंगे, बट जब प्रोडक्शन हो रहा था तो वहां पे 1 से 10 यूनिट बन गया। ये प्रोडक्शन होने के बाद की बात है ना। तो ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, इसको यूं ही छोड़ देंगे, अच्छा काम हो रहा है ना। उसके बाद में नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के केस में लाइक हम लोग ने सोचा था वेस्टेज 80 kg होगा, बट एक्चुअल में वेस्टेज हो गया 90 kg। सो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल हुआ ना। सो यहाँ पे हम लोग उसी वक्त एक्शन लेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, सो दैट कि जो प्लान के अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग जाए, ठीक है। नाउ डबल लूप फीडबैक में हम लोग जैसे कि मटेरियल कोई नहीं, मटेरियल यहाँ पे जैसे लॉस हुआ उतना ही नहीं, जिस एज्यूम्पशन पे हम लोग ने ये चीज डिसाइड किया था मटेरियल इतना लॉस होगा, उसको भी रिव्यू करेंगे। इसको बोलते हैं डबल लूप फीडबैक। मतलब ये तीनों में चीज होने के बाद हम लोग डिसाइड करें, चीज होने के बाद कंट्रोल एक्शन ले रहे हैं, बट फीड फॉरवर्ड में हम लोग स्टार्टिंग में ही सोचेंगे तो उसके बाद काम पे लगेंगे। इसीलिए टारगेट कॉस्टिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा आप लोग का, राइट। Now next question is, what is the target cost per zone printer in the current year to the nearest whole dollar? See यहाँ पे blank ऑप्शन है, I mean blank स्पेस है ना। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, द फॉर्मेट रिक्वायर्ड टू आंसर, ठीक है। यहाँ पे जैसे नियरेस्ट होल डॉलर में बोल रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस ऐसे बोलता है, और नियरेस्ट डेसिमल प्लेस। उस केस में अगर आपने राइट आंसर भी निकाला बट आपने करेक्ट फॉर्मेट नहीं यूज किया, उस वहां पे आपके मार्क्स जाएंगे, यू विल लूज द 2 मार्क्स। इसीलिए जब भी आप ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे जैसे डैश करके दिया है, प्लीज मेक श्योर आपके माइंड में एक चीज हिट होना पड़ा, फॉर्मेट किस चीज में पूछा है क्वेश्चन है, उसको हाईलाइट कर लो। हालांकि पढ़ते भी ये बाद में भूल जाते हैं आंसर देते वक्त, बिकॉज वो टाइम टिक 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 स्क्रीन पे करता रहता है। तो इसीलिए आप पहले हाईलाइट कर लो, हमको ना इसमें किस में आंसर देना है, नियरेस्ट होल डॉलर में। ये चीज हाईलाइट करके रखो, सो दैट कि जब आंसर देते वक्त उस पे आपकी आंखें जाएंगी तो आपको याद रहेगा, अच्छा हमको फॉर्मेट इसमें आंसर देना है। सो लेट्स मूव टू द कैलकुलेशन। यहाँ पे टारगेट कॉस्ट पर जोन प्रिंटर इन द करंट ईयर बोल रहा है। सो टारगेट कॉस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस फिगर आउट करते हैं। सो इस जोन प्रिंटर के केस में सेलिंग प्राइस क्या था हमारा, इट्स 500, मार्केट में 500। अब इस केस में ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट करके टारगेट कॉस्ट डिसाइड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन के लिए उन्होंने क्या बोला, हायर अप 2 थिंग्स। लेट मी ओपन द एक्सेल फर्स्ट। तो पहले मैं मार्कअप और मार्जिन में क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस 500 हमारा, ठीक है। सो क्वेश्चन ने सेलिंग प्राइस दिया हम लोग को 500, सेलिंग प्राइस इज 500। अब सपोज मार्कअप दिया होता, मार्कअप इज नाउ 25%, लेट्स सपोज मार्कअप। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। 25% है, ठीक है। एक जगह मार्कअप 25% है, दूसरी जगह मार्जिन 25% है, सेम क्वेश्चन, ठीक। अगर मार्कअप दिया रहेगा ना, सबसे पहले ये दोनों हालांकि प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ तक ठीक है, आई होप ठीक है। सो ये चीज मैं यहाँ पे दोनों में कॉपी पेस्ट करती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब मार्कअप दिया रहेगा 25%, जस्ट हैव ए 25% प्रॉफिट, ये तो यहाँ पे क्लियर होगा, दोनों में प्रॉफिट में 25% ही रख दो दोनों की जगह। ओके, नाउ सी, जब मार्कअप दिया रहेगा 25%, तब हमारा कॉस्ट विल बी 100% एंड सेलिंग प्राइस विल बी 125%। जब लेकिन सॉरी मार्जिन दिया रहेगा 25%, इन दैट केस हमारा सेलिंग प्राइस विल बी 100%, ठीक है। एंड हमारा कॉस्ट विल बी दोनों का माइनस 100 माइनस 25 करेंगे तो 75%, ठीक है। ये चीज अब देखो कैलकुलेशन में कैसे इंपैक्ट आता है। हमारा सेलिंग प्राइस है 500, सपोज मार्कअप दिया 25%, तो अब हमको कॉस्ट की वैल्यू पता करनी है, तो सेलिंग प्राइस लेंगे, ठीक है, कॉस्ट और डिवाइड करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125, सो आई विल डिवाइड बाय 125 इनटू, मुझे क्या पता करना है, कॉस्ट, सो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100। इफ मुझे प्रॉफिट पता करना होता तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है।
तो इसमें कॉस्ट कितना आ रहा है 400, बट इस केस में देखो कॉस्ट कितना आएगा, ये हमारा 500 सेलिंग प्राइस है, तो इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना होता है 100%। मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट की वैल्यू चाहिए, सो 75 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर प्रॉफिट चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई करूंगी। ये होने पे मेरा कॉस्ट कितना आएगा 375। सी द डिफरेंस गाइज, सी द डिफरेंस, दोनों हालांकि 25%। एक केस में अगर मार्कअप दिया है तो हमारा सेलिंग प्राइस विल बी 125%, अगर मार्जिन दिया रहेगा तो हमारा सेलिंग प्राइस विल बी 100%। ठीक है, और कैलकुलेशन का पार्ट मैंने अभी अभी समझाया। नाउ अब हम लोग बैक टू क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला मार्कअप ऑफ 25%। नाउ मुझे कॉस्ट नहीं प्रॉफिट पता करना पड़ेगा ना, राइट क्योंकि हायर ऑफ बोल रखा है ना कि टारगेट प्रॉफिट क्या है, हायर ऑफ 25% प्रॉफिट मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो आप, एंड 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर यूनिट, ये बोल रखा है। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, 25 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट विल गिव मी द प्रॉफिट ऑफ, टारगेट प्रॉफिट कितना दिया यहाँ पे 100। तो ये हमारा टारगेट प्रॉफिट दे रहा है 100। दूसरा केस में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट हमारा है 300,000। अब इस पे 20% का बोल रखा है ना, तो ये हमारा कितना यूनिट है पहले वो देखना पड़ेगा। यूनिट है हमारा 500, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कितना खर्चा आया इन्वेस्टमेंट का 600, और इस पे हमारा 20% का प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन ने बोला। सो इस पे 20% करेंगे तो कितना आएगा, तो 120। सो इस केस में हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 500 है और प्रॉफिट हमारा 120 लेना है, तो हमारा टारगेट कॉस्ट कितना हो जाएगा, इट विल बी 380। ठीक है, 380। सो नाउ वी आर डन विद द पार्ट 2, और नियरेस्ट डॉलर में बोल रखा है, सो 380 लिखना पड़ेगा, कोई पॉइंट डेसिमल नहीं। यू कैन सी द आंसर हियर, इट्स अ 380। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Now question number 3. What is the maximum rate per gram of the ink which PU company can pay to avoid the cost gap for the Z1 cat race? And this one question is quite tricky. और let's see आप लोगों ने कैसे solve किया होगा, और I hope जो मैंने approach apply किया आपको, आपका भी इसी according match होता है कि नहीं। ठीक है, so अब question क्या बोल रहा है, maximum rate per gram, इंक का maximum rate per gram अभी कितना है, so अभी हमारा 64 पर ग्राम है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि कितना पीयू कंपनी पे कर सकता है टू अवॉइड द कॉस्ट गैप, दैट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट गैप आ रहे हैं। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द कॉस्ट गैप। सबसे पहले हमारा कॉस्ट क्या क्या है, लेट्स सी, केशिंग, प्रिंट हेड, इंक, मशीनिंग। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और उसके बाद में वन केसिंग का कितना है 10, नीचे वाले केस में 16। अब यहाँ पे इंक कितना यूज हो रहा है 0.5, जिसका कॉस्ट है 64 पर ग्राम। ठीक है, मशीनिंग का कितना है 1.5 इंटू 20, सो टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ जाएगा, so total cost will be 88। सी हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट मान लो। ठीक है, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस वाज 110, जिसपे इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, दे विल हैव ए मार्जिन ऑफ 25%। ठीक है, मार्जिन ऑफ 25%। तो सेलिंग प्राइस हमारा, सेलिंग प्राइस 110 है, मार्जिन कितना है, मार्जिन 25%। सो हमारा प्रॉफिट का वैल्यू, कॉस्ट निकालते हैं, टारगेट कॉस्ट, वो कैसे निकालेंगे, सी ये 110, दैट मीन्स मार्जिन के केस में हमारा सेलिंग प्राइस 100% होता है, सो वी विल डिवाइड बाय
100 और हमको क्या चाहिए मार्जिन सॉरी कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 75%। सो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है 82.88 विच इज लेस देन द हमारा ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट मान के चलू ना एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट गैप आएगा कितना आया कॉस्ट गैप डिफरेंस ऑफ डीए और माइनस टारगेट कॉस्ट। ये करने पे हमारी कॉस्ट गैप कितना आया 5.5। इस कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है हम लोग इंक को स्पेशली इंक को कितना ग्राम पर यूनिट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ठीक है। क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। सो आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे आई नो आप लोग क्या करोगे डायरेक्टली 64 माइनस 5.5 करोगे। सो इफ यू विल डू दैट जैसे मैं यहाँ पे चेक करके बताती हूँ 64 माइनस 5.5 करोगे दैट इज द 58.5 और ऑप्शन में ये भी है आप उसको टिक करोगे विच इज इनकरेक्ट। पहले तो हमको टोटल कॉस्ट फिगर आउट करना पड़ेगा। इसके केस में टोटल कॉस्ट कितना लगा है हमारा 32 0.5 ग्राम के लिए 32 लग रहा है। सो इसमें से पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो ये कॉस्ट गैप का अमाउंट 32 में से रिड्यूस करेंगे देन वी विल डिवाइड इट बाय 0.5 विच विल गिव द 53। दैट मीन्स मैक्सिमम हम लोग 53 पे कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग इसको 53 पे करेंगे टू रिड्यूस द कॉस्ट गैप। अब ऐसा करने से हमारा जो कॉस्ट गैप है ना 5.5 पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा। यू कैन सी चेक फ्रॉम दिस से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नाउ वी आर गोइंग टू पे द 53 राइट। तो ये करने पे हमारा कॉस्ट एग्जैक्टली 82.5 आया और हमारा कॉस्ट गैप रिड्यूस हो गया ठीक है। सो ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका 3 and 3 हो गया 4 यस 4 है। Which two of the following activities should PU company undertake to close the cost gap on the Z1 categories? यहाँ तक पूरा टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा आपका। सी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ कैटरेज इन द मार्केट। टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग सेलिंग प्राइस को छूते नहीं है। उसमें हम लोग को बिकॉज वो सेलिंग प्राइस मार्केट डिसाइडेड है इसीलिए वी हैव नो ऑप्शन टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। तो ये तो नहीं होगा और यहाँ पे 2 ऑप्शन बोल रहा है। सी अगर आप एक चूज करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा 0 मिलेगा। फुल मार्क्स लेने के लिए आपको 2 ऑप्शन करेक्ट वन चूज करना पड़ा। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंक सप्लाइड इन द कैटरेज। अब अगर हम लोग इंक की सप्लाईज कम कर देंगे इससे तो क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा ना। हम लोग को क्वालिटी भी इंश्योर करना है विद इन द मिनिमम कॉस्ट इसीलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड नेगोशिएट बल्क परचेज डिस्काउंट विद कैशिंग सप्लाई। ऑब्वियसली अगर बल्क में परचेज करते हैं तो हम लोग को और डिस्काउंट मिलता है राइट। सो इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता है। Now next is accept a low profit margin being achieved on the cattle. Yes, next option है कि आप 25% मार्जिन ना खा के आप नहीं लोगे तो आप 20% पे जाओ या फिर उससे भी कम कर लो सो दैट कि हमारा कॉस्ट गैप क्लोज हो जाए। सो ये हमारा ऑप्शन है बट हम लोग सेलिंग प्राइस को नहीं छूते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 which of the following is not characteristics of service and therefore a reason why PU company may find difficult to apply target costing to its after sales service department। See उन्होंने बोला था कि after sales ये after sales वो लोग कुछ डिपार्टमेंट खोलने वाले कस्टमर को रिलेटेड कुछ से बोल रहे थे वहाँ पे भी टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे। सो टारगेट कॉस्टिंग में स्पेशली सर्विस की बात करें तो वहाँ पे चैलेंजिंग होते हैं। चैलेंजिंग को कैसे याद करोगे शिप SHIP simultaneously heterogeneity I for intangible and P for perishable। ये 4 पॉइंट याद रखना। सर्विस के केस में इन चारों चीज की वजह से आपका चैलेंजिंग होता है टारगेट कॉस्ट अप्लाई करना। ऐसा नहीं है टारगेट कॉस्ट अप्लाई नहीं होता है बट दिस 4 थिंग्स मेक इट डिफिकल्ट चैलेंजिंग ठीक है। अब सर्विस कॉस्ट में यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कौन सा फीचर नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये 4 फीचर है SHIP वो आइडेंटिफाई करना है। नाउ फर्स्ट वन इज इनटेंजिबिलिटी ऑफ अ सर्विस मेक इट डिफिकल्ट टू डिफाइन। यस एग्जैक्टली सर्विस इनटेंजिबल होता है दिखता नहीं है ना। हम लोग एटलीस्ट गुड्स के केस में गुड्स देते हैं तो पता चलता भी है सर्विस केस में इनटेंजिबल राइट। अब इनटेंजिबल थिंग्स है सो एग्जैक्टली इच कस्टमर आएंगे
उसके हिसाब से उसके लिए सर्विस होगा ना, राइट। सबको इक्वली, जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, क्या वो डॉक्टर उसको उतना ही टाइम देगा, सबको लाइक 5 मिनट देगा? नहीं, जिसका कैसे केस होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम बढ़ता है, सबके लिए इक्वली टाइम होगा ये जरूरी नहीं है। तो सर्विस केस में ये चीज होता है, इनटेंजिबल होता है, पता नहीं चलता है कितना कौन टाइम देना पड़ेगा, किसका क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो टाइम एंड कॉस्ट फिगर आउट होता है। सो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिप का आई है, इंटेंजिबिलिटी, है ना। बी, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस अकर साइमल्टेनियसली। जब मैंने फर्स्ट सिप का एस क्या था, साइमल्टेनियसली, मतलब कस्टमर भी वहां पे प्रेजेंट होना पड़ा, है ना। कस्टमर प्रेजेंट होगा तब भी फिगर आउट हो सकता है, ठीक है। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस इज होमोजीनियस। मैंने सिप का एच क्या बोला था, हेट्रोजीनियस। ये सर्विस सबको सेम होगा ये जरूरी नहीं है। होमोजीनियस मतलब सेम होता है ना, हेट्रोजेनिटी मतलब डिफरेंट। सो इसीलिए सी हमारा नॉट ए फीचर है। लास्ट वन तो पेरिशेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है कि जो सर्विस हम लोग अगर नहीं दे पाए आज, उसको स्टोर करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते, लाइक ए गुड्स विच इज कैन बी स्टोर एज ए इन्वेंट्री, बट सर्विस के केस में हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अब जैसे कि रूम सबका फिक्स कॉस्ट, जैसे कि आज मान लो कि 10 रूम है, उसमें से 3 ही रूम यूटिलाइज हुआ, तो फिक्स कॉस्ट 3 में बटेगा, सो कॉस्ट ज्यादा होगा। बट वही अगर 10 रूम यूटिलाइज हुआ रहता तो वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 10 रूम में बढ़ता ना, राइट। तो वहां पे कॉस्ट कम आता। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है, डी। सो आई थिंक सी इज आंसर। सो आई थिंक क्या सी आंसर ही है। सो आई होप टारगेट कॉस्टिंग का बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुए होंगे, एंड वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।